Hello guys, welcome back. Today we are going to discuss about the topic क्राउन रूल, जो कि माना जाता है 1858 से लेके अप टू द इंडिपेंडेंस 1947। तो जैसा कि अभी हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था कि कंपनी रूल। तो कंपनी रूल में बताया था कि वह आपका था 1765 से लेकर 1857 तक, 58 तक भी मान सकते हैं। ये आपका रहता है कंपनी रूल। तो कंपनी रूल के बाद अब आता है क्राउन रूल। अगर आपने कंपनी रूल नहीं देखा है तो जाकर जो है हमारे प्लेलिस्ट से कंपनी रूल को भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्राउन रूल। तो चलिए पढ़ते हैं क्राउन रूल। तो क्राउन रूल जो आपका स्टार्ट होता है वह बेसिकली स्टार्ट होता है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, जिसको आल्सो नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी माना जाता है या फिर सिपाही म्यूटिनी भी बोला जाता है। तो इसका रीजन क्या था, सबसे पहले थोड़ा इसका रीजन जान लेते हैं। तो जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, सिपाही म्यूटिनी या फिर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ था 1857 का, इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। जैसे कि ब्रिटिशर्स जो थे वो फार्मर्स के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। उसके बाद जो सैनिक थे उनके कंडीशन सही नहीं थे। उसके बाद एक र्यूमर्स, एक जो बहुत बड़ा रीजन माना जाता है वह र्यूमर्स फैला हुआ था, मतलब अफवाहें फैली हुई थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो सैनिकों में जो एक नए प्रकार के गन इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि जिसमें कार्टेज जो लगा हुआ था, रॉयल इनफील्ड जो गन इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें कार्ट्रिज लगा हुआ था, उसमें माना जा रहा था कि वो फैट का बना हुआ है पिग एंड काऊ के फैट का बना हुआ है, जो कि एक र्यूमर फैला हुआ था, जिससे जो है सिपाही जो थे वो रिवोल्ट कर दिए और जिसके कारण ये बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे को ही सिपाही म्यूटिनी बोला जाता है। तो ये सब बातें हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अभी पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी था। अभी हम पॉलिटी में जानेंगे क्राउन रूल। तो क्राउन रूल स्टार्ट होता है आपका 1858 से लेकर 1947 तक। तो 1858 से जब स्टार्ट होता है तो इसके पीछे जो कारण था यह रिवोल्ट ऑफ 1857 ही था, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। दिस एक्ट आल्सो नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया abolished the East India Company and transferred the powers of government territories and revenue to the British। तो इसमें जो इसके बाद जो गवर्नर थे उनको रिमूव कर दिया गया। तो जैसा कि हमको पता है कि जो इसके पहले जो पावर होता था इंडिया में, वह पावर होता था किसके पास? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पावर होता था। लेकिन अब जो है ये डायरेक्ट कंट्रोल में हो गया ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट जो है कंट्रोल में अब हो गया। तो इसीलिए इसको अब क्राउन रूल बोला जा रहा है 1858 से लेके। और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसको वायसराय अब बोला जाता है, वायसराय, जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट होते हैं, इसीलिए इनको वायसराय बोला जाता है। पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। तो इसके कुछ फीचर्स थे, उन फीचर्स को भी देखते हैं। फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वेयर एज फॉलो, जिसके फीचर्स को देखते हैं। इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty. It changed the designation of the governor general of India to that of viceroy of India। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि ये जो इंडिया है अपना, वो इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। कब? 1833। अभी प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बने। तो इसमें 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, जो कि इसके बाद जो है रिमूव कर दिया जाता है। कब? 1858 में, जब सिपाही म्यूटिनी होता है 1857 में, उसके बाद इनको रिमूव कर दिया जाता है और डायरेक्ट क्राउन रूल ला दिया जाता है, क्राउन रूल। तो इसमें एक टर्म आता है वायसराय को इंट्रोड्यूस किया जाता है। वायसराय जो होते हैं वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके? ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसीलिए इसको क्राउन रूल बोला जाता है।
इसी ये जो सेंटेंस है ये यही बता रहा है कि टू बी गवर्न बाई एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी मीन्स ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ये रूल किया जाता है। इट चेंज द डिजाइनेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो गवर्नर जनरल थे उनको चेंज कर दिया गया, उनको कन्वर्ट कर दिया गया वायसराय ऑफ इंडिया में। वायसराय वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। लॉर्ड कैनिंग दस बिकेम द फर्स्ट, मीन्स जो फर्स्ट आपके वायसराय बने वो आपके लॉर्ड कैनिंग बने, लॉर्ड कैनिंग। तो यह भी कई एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, तो फर्स्ट वायसराय जो आपके बने थे वो लॉर्ड कैनिंग बने थे। इसको आप ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट फीचर को इसके देखते हैं। तो नेक्स्ट फीचर इसका जो सेकंड वाला है, इट इंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय द एबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो अभी आप हमारे फर्स्ट पार्ट में देखे होंगे जब हम पढ़ा रहे थे कंपनी रूल, तो कंपनी रूल में हमने बताया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसमें कुछ मेंबर्स होते थे जो कि गवर्नर जनरल को हेल्प करते थे, जैसे कि आज का वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसी प्रकार ये दो होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये पॉलिटिकल एक देखते थे और एक रिवेन्यू को जो है मैनेज करते थे। तो इनको अब क्या किया गया, एबॉलिश कर दिया गया। इंडेड द डबल गवर्नमेंट, आप इसी को बोल रहा है कि एबॉलिश कर दिया गया, इसी को इंडेड द डबल गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये सेकंड फीचर इसका ये हो गया कि इसको भी एबॉलिश कर दिया गया। और थर्ड फीचर इसका है, इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, vested with complete authority and control over Indian administration. The Secretary of State was a member of the British Cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament. तो सेकंड में यह बोल रहा है कि अभी हमने देखा कि जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो इनको जो है इनको दिया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इसमें क्या किया गया कि इसका जो जब वायसराय बना दिया गया तो इसमें इन दोनों को एबॉलिश कर दिया गया, और यहाँ पे वायसराय आ गए तो वायसराय को जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जगह पर एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ला दिया गया, जो कि होते थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होते थे, एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और वो कोई भी काम अगर इंडिया में होता है तो उसके वो अल्टीमेटली जो है रिस्पॉन्सिबल हो गए ब्रिटिश पार्लियामेंट के। इसका एक फीचर यह लाया गया। उसके बाद फोर्थ फीचर जो होता है इसका, इसमें देखते हैं, इट इस्टेब्लिश्ड ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और जो इसमें बनाया गया वायसराय, सबसे बड़ा वायसराय हुआ। उसके बाद वायसराय के बाद एक बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो गवर्न करते थे उनके लिए एक 15 मेंबर काउंसिल बनाया गया, 50 मेंबर काउंसिल टू टेक एनी डिसीजन लेने के लिए बनाया गया, असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। द काउंसिल वाज एडवाइजरी बॉडी, और जो काउंसिल होता था वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी बॉडी होता था। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। और जो ये 15 मेंबर का काउंसिल बनाया गया उसके जो चेयरमैन होते थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे उसके चेयरमैन। इसका एक प्रोविजन लाया गया। उसके बाद फिफ्थ फीचर इसका था, इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज ए बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग sued in India and in England। तो इसका बेसिकली मतलब ये है, तो इसका मतलब यह था कि मतलब जो ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट जो ब्रिटिश के जो पार्लियामेंट है तथा पार्लियामेंट के मेंबर जिस प्रकार से काम कर रहे थे, और वह सभी भी कामकाज के लिए जो भी एक्ट्स वगैरह बनाए जाते थे उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो ठीक इसी प्रकार जो है यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया गया, काउंसिल एज ए बॉडी जो बनाया गया, जिनके चेयरमैन थे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो इंडिया में भी रिस्पॉन्सिबल होंगे और जो इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट था उनके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये जो 15 मेंबर बॉडी थे। उसके बाद नेक्स्ट इसका फीचर है, द एक्ट ऑफ 1858 वाज हाउएवर लार्जली कन्फाइंड टू द improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England। मीन्स क्या हुआ कि 1857 में रिवोल्ट हुआ था,
जिसमें इंडियंस थे और ये मॉडरेट थे। तो इसमें देखा गया कि जो इंडियंस हैं उनके लिए भी जो थोड़ा बहुत जो है कानून बनाया जा रहा था, इसीलिए इसको बोला गया गुड गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए इसको बोला गया। इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मीन्स जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इम्प्रूव करने के लिए 1858 लाया गया था। और यही एक रीजन भी दिया गया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा दिया गया था, तो इसके पीछे यही रीजन दिया गया था कि वो मिस गवर्नेंस कर रहे थे और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटाकर वायसराय का कॉन्सेप्ट लाया गया था। और यहाँ पर देखेंगे आप, जब अभी इसके पीछे जब आईएनसी वही बनेगा आईएनसी, तो इसमें भी दो व्यू पॉइंट आते हैं। एक प्रेशर कुकर का कंसेप्ट आएगा, लाला लाजपत राय जो कि देंगे प्रेशर कुकर। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि है थंडर लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट, थंडर लाइटनिंग, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले देंगे। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये दोनों है क्या, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जान लेना चाहिए। तो इट डिड नॉट अल्टर इन एनी सबस्टेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया। मीन्स जो इंडिया में गवर्नमेंट था, इसका जो है एक सबस्टेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेल्ड इन इंडिया, मीन्स जो इंडिया में गवर्नमेंट था उसको प्रिवेल्ड कर रहा था। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आता है। तो इसको देखते हैं कि काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 क्या था। आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसरी ऑफ सीकिंग द कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। कि मीन्स जब 1857 का जब रिवोल्ट हो जाता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगता है कि जो है थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन जो है वो इंडियंस को भी मिलना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में जो है इंडियंस को भी पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, जिससे जो ये रिवोल्ट हो रहे हैं उनको सप्रेस किया जा सके, रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। ठीक, इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 एक्ट वेयर इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1867, 61, 1892 and 1909. The Indian Councils Act of 1861 is an important landmark in the Constitution and political history of India. तो इसको बताता है कि जब 1857 का रिवोल्ट हो जाता है तो 1858 के बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन होता है क्राउन रूल का, तो उनको लगता है कि ब्रिटिशर्स को लगता है कि जो इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें जो है अगर रिवोल्ट को दबाना है तो इंडियंस को भी थोड़ा बहुत भागीदारी देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उनके लिए वो जो है कुछ एक्ट लाते हैं जो कि 1861 में लाएंगे, 1892 में लाएंगे और 1909 में लाएंगे। तो इसको हम देखते हैं कि आगे ये होता क्या है। उसके बाद फीचर्स क्या थे इसके 1861 के। इट मेड ए बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। मीन्स जो लॉ मेकिंग प्रोसेस था उनमें इंडियन को भी जो है पार्टिसिपेशन मिलने लगा 1861 में। इट दस प्रोवाइडेड दैट द वायसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। जो कुछ मेंबर्स इंडियंस के भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में जो है उनको भी जो है चूज किया जाएगा। एक्सपेंडेड काउंसिल इन 1862 लॉर्ड कैनिंग द देन वायसराय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जब लॉर्ड कैनिंग जो थे वायसराय उतने समय, वो इंडियंस के जो है तीन इंडियंस को जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं उनको जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में चूज किया जाता है, जिसमें होते हैं राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। तो कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फर्स्ट टाइम जो है किनको नॉमिनेट किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इनको याद होना चाहिए, राजा ऑफ बनारस थे, महाराजा ऑफ पटियाला थे और सर दिनकर राव थे। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मीन्स इसके बाद ये बताता है कि सेकंड फीचर इसका ये है कि जो ये पहले सेंट्रलाइजेशन थी, मीन्स जो सभी पावर्स थे वो सेंटर एक ब्रिटिशर्स के हाथ में होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है
डिसेंट्रलाइज होने लगे, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। जैसे कि इंडियंस का भी पार्टिसिपेशन होने लगा, तो यानी कि ये डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रीस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। ठीक, इट दस रिजर्व्ड द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी that started from the Regulating Act of 1773 and reached its climax under the Charter Act of 1833. This policy of its climax under the Charter Act of 1833. ठीक, तो इसमें यह कह रहा है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो धीरे धीरे अपना जो पावर थे उनको सेंट्रलाइज करते जा रहे थे। कैसे सेंट्रलाइज करते जा रहे थे, इनको देखते हैं। एक आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जिसमें वो बोलते हैं कि यह रेगुलेट करने के लिए लाया गया है। ठीक, और इसमें जो है गवर्नर जो होते हैं उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ से भी देखेंगे कि थोड़ा सा सेंट्रलाइज किया गया कि जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स हैं इनको जो है सबऑर्डिनेट बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिया गया। ठीक, ये भी थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन किया गया। लेकिन देखा गया कि 1833 में क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से क्या कर दिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिए। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब कर दिए तो ये पूरा सेंट्रलाइजेशन हो गया कि जो भी इंडियंस हैं ये इनके अधीन हो गए, तो ये सेंट्रलाइजेशन होने लगे। लेकिन यही कॉन्सेप्ट इसमें कह रहे हैं कि 1861 में क्या हुआ कि इंडियंस को भी पार्टिसिपेशन मिलने लगा। तो इंडियंस को जब पार्टिसिपेशन मिलने लगा तो यानी कि हो गया पावर का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो मेंस में भी कई बार क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहीं से जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्ट हुआ। तो जिसमें सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में किनको किनको अभी हमने बताया, राजा ऑफ बनारस, ठीक, महाराजा ऑफ पटियाला, उसके बाद सर दिनकर राव। तो ये सब टर्म आपको याद करने पड़ेंगे, सर दिनकर राव। ठीक, उसके बाद इट क्लाइमेक्स अंडर द एक्ट 1833। तो अभी जो हमने बताया है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस, इसी के बारे में यह दिया गया है, ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस इन 1937। ठीक, उसी के बारे में यह दिया हुआ। उसके बाद आता है थर्ड फीचर, इसका क्या है, इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब, which were established in 1862, 1886 and 1897 respectively। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो है न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए, बंगाल के लिए न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में मतलब ये हो गया कि जो इंडिया है इनको पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोला जाता था। ये पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो ये सब रीजन्स जो थे, थोड़ा राजस्थान हो गया, इनको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस बोला जाता था। तो इनके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए, इनके बारे में बात कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड पंजाब के लिए बनाया गया। ठीक, 1862 में बनाया गया, उसके बाद 1886 में बनाया गया एंड 1897 में बनाया गया। मीन्स बंगाल में 1862 में बनाया गया, और NWP मीन्स नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में 1886 में बनाया गया एंड पंजाब में 1897 में बनाया गया। उसके बाद फोर्थ फीचर इसका कहता है कि इट एम्पावर्ड द वायसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। मीन्स ये वायसराय को पावर देते हैं कि वो जो है रूल्स बनाए और ऑर्डर्स बनाए जो कि कन्वीनियंट मीन्स जो उनका जो बिजनेस है उनको कन्वीनियंट मीन्स अच्छे तरीके से चलाया जा सके, उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाने का भी प्रोविजन दिया गया। इट गिव ए रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम जो है, ये टर्म बार बार पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो यह भी आपका टर्म आया 1861 में। 1861 में ही यह टर्म आ गया था पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पोर्टफोलियो सिस्टम बेसिकली आपका यही था कि जिसमें जो है किसी एक जो है व्यक्ति को, किसी एक पर्सन को जो है दो जो है पोस्ट है उनको एक व्यक्ति को दिया जा सकता था, उसी को पोर्टफोलियो सिस्टम बोला गया। ठीक, इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859 में जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अंडर दिस ए मेंबर ऑफ द वायसरायज काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ
वन और मोर डिपार्टमेंट्स। तो वही हमने जो बोला कि एक व्यक्ति को जो है कोई 2 डिपार्टमेंट दे दिया जाए तो उसी को पोर्टफोलियो सिस्टम कहा गया, पोर्टफोलियो सिस्टम हो गया ये, कि किसी एक व्यक्ति को 2 डिपार्टमेंट दे दिया जाए। गवर्नमेंट एंड वाज ऑथोराइज्ड टू इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट्स। तो अगर आप ये देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो एम लक्ष्मीकांत को आप अगर साथ में रख लें तो और आपको अच्छे से समझ में आ सकता है, क्योंकि ये पूरा जो है लक्ष्मीकांत पे ही बेसिस है, और ये भारत में कहीं भी जो भी बुक लिखी गई है सब इसी पर ही बेसिस है। तो ये जो है पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, इनको बारे में बताया गया है। फाइनल ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑफ मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट, मीन्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अभी बताया गया था कि 15 मेंबर बॉडी होगा, उसमें जो जिस मिनिस्टर का होगा उन्हीं का जो है ऑर्डर फाइनल अथॉरिटी होगा, उनके बारे में बता रहे हैं। उनके बाद आता है कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, इसके देखते हैं इसके फीचर क्या है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं, इनके बारे में देखते हैं। पहला फीचर इनका ये है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मीन्स नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो अब क्या होता है कि जो सेंटर पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होगा और जो प्रोविंसेस पर होगा, उनमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनके जो है नंबर्स को इंक्रीज करके दिया गया, इनके बारे में बताना है, ठीक। बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम, लेकिन जो ऑफिशियल मेजोरिटी वो ब्रिटिशर्स का ही मेंटेन था, लेकिन जो मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई। इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गिव देम द पावर टू डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। और जो इंडियंस हैं उनको जो है थोड़ा सा पावर और बढ़ा दिया गया कि डिस्कसिंग द बजट, और वो बजट में जो है डिस्कस कर सकते थे, एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, और को जो है क्वेश्चन जो है एड्रेस कर सकते थे एग्जीक्यूटिव के रूप में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इसका फीचर है थर्ड फीचर है, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वायसराय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एंड सेकेंड फीचर इसमें थर्ड में ही है, दैट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय द गवर्नर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अभी हमने देखा कि 1892 जो एक काउंसिल है, इसमें जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया, जिससे जो फंक्शन होता है फंक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। जब मेंबर्स इंक्रीज होंगे तो फंक्शन भी इंक्रीज होगा, मेंबर्स इंक्रीज मतलब फंक्शन इंक्रीज ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि जो डेंसिटी है, जो भार है, वो कम पड़ेगा लोगों पर, और ज्यादा लोग जो है इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए जो है मेंबर्स बढ़ते हैं तो काम भी जो है तेजी से होता है। उसके बाद आता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वायसराय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक। तो अभी हमने जो बताया है कि जो सेंटर पर है वहां पर भी नंबर इंक्रीज कर दिया गया। तो थर्ड फीचर इसी के बारे में बताता है कि ये नंबर कैसे इंक्रीज किए जाएंगे। तो नंबर इंक्रीज करने के लिए इनको वायसराय जो है इंक्रीज करते हैं, और कैसे करते हैं, रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं उनके रिकमेंडेशन पर जो है ये नंबर्स इंक्रीज करते हैं। और सेकंड प्रोविजन इसमें बता रहा है कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उनको जो है इंक्रीज करते थे, वो गवर्नर्स करते थे। और गवर्नर्स कैसे करते थे, रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड म्यूनिसिपैलिटीज। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड म्यूनिसिपैलिटीज के रिकमेंडेशन पर जो है ये इंक्रीज करते थे। और इसका थोड़ा सा फीचर है, एक्ट मेड ए लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स। मीन्स जो नॉन ऑफिशियल सीट थे उनको एक इनडायरेक्ट इलेक्शन की तरह जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है ये इलेक्ट हो रहे हैं, इस तरीके का बोला गया। क्यों बोला गया, क्योंकि ये है जो है रिकमेंडेशन पर किसी न किसी के, जैसे कि वायसराय नियुक्त कर रहे हैं सेंटर पर, लेकिन वो कैसे कर रहे हैं, वो किसी के रिकमेंडेशन पर कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उनके रिकमेंडेशन पे कर रहे हैं। तो ये हो गया एक तरह का जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन।
वही ये बता रहे हैं कि मेड ए लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द इलेक्शन यूज ऑफ इलेक्शन इन फाइलिंग ऑफ सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स। जो नॉन ऑफिशियल सीट्स के लिए इन लोगों का जो है इंट्रोडक्शन हो रहा है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के रूप में बोला गया है, बोथ इन द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। द वर्ड इलेक्शन वाज हाउएवर नॉट यूज्ड इन द एक्ट। लेकिन जो इलेक्शन वर्ड है वह कहीं पे यूज नहीं हुआ है, लेकिन इनको माना गया है ऐसा कि मतलब यह प्रोसेस है। द प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सर्टेन बॉडी। जैसे तो हमने जो है बताया कि किससे रिकमेंडेशन पे कैसे बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ने जाने हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें लॉर्ड मॉर्ले जो थे वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया एंड लॉर्ड मिंटो जो थे वो वायसराय ऑफ इंडिया थे। इसके कुछ फीचर्स थे जिनको हम देखते हैं। पहला फीचर इसमें यह था कि इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसमें जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को और बढ़ा दिया जाता है, बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 to 60। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 1909 का जो है एक्ट आया, जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसमें जो है मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया, 16 मेंबर से 60 मेंबर कर दिया गया। तो देख सकते हैं कितना बड़ा चेंजेस हुआ। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म। तो इसमें बता रहे हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे वो यूनिफॉर्म नहीं थे। उसके बाद जो सेकंड प्रोविजन इसका है, इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। कि ये बता रहे हैं कि जो सेंट्रल में लेजिस्लेटिव काउंसिल होते थे उसमें मेजोरिटी जो थी वो ब्रिटिशर्स की थी, लेकिन अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होते थे उसमें अलाउ किए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। नॉन ऑफिशियल जो थे उनको उनकी मेजोरिटी को इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद थर्ड फीचर इसका ये है कि इट इनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो फंक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को उनको भी इंक्रीज करते हैं, बोथ द लेवल सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। फॉर एग्जांपल मेंबर्स वेयर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। तो अभी हमने इसके पहले देखा है कि उसमें क्या था कि बजट को जो है डिस्कस कर सकते थे, लेकिन वो क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते थे। लेकिन 1909 का जो काउंसिल एक्ट आता है इसमें जो है क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते थे। क्रॉस क्वेश्चन मीन्स अगर कोई क्वेश्चन कोई पार्लियामेंट में बजट डिस्कस हो रहा है, लेकिन ये इंडियन मेंबर्स हैं, इनको पहले पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब जो है ये क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रिजोल्यूशंस ऑन द बजट एंड सो ऑन, इनके बारे में ये बताते हैं कि अब क्रॉस क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता था। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय एंड गवर्नर्स। मीन्स इसमें जो है फर्स्ट टाइम एसोसिएशन दिए इंडियंस को विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय एंड गवर्नर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो इसका आंसर होगा आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा थोड़ा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ही वाज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर, और वो लॉ मेंबर के रूप में जो है अपॉइंटेड किए गए थे। उसके बाद फिफ्थ इसका जो फीचर है, इट इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आर द मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आता है वो 1909 में एक्सेप्ट कर लिया गया था। जैसे कि अगर कोई सीट है तो उस पर जो है अगर मुस्लिम जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं तो मुस्लिम पीपुल ही उनको वोट देंगे।
इसी को सेपरेट इलेक्टोरेट बोला जाता है। ये कॉन्सेप्ट जो है 1909 में जो है एक्सेप्ट कर लिया गया, इसके बारे में बताना है। द मुस्लिम मेंबर्स वेयर टू बी इलेक्टेड बाय ओनली द मुस्लिम वोटर्स, thus the act legalized communalism and Lord Minto came to be known as the father of communal electorate। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट। तो लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो जो वायसराय थे। उसके बाद सिक्स्थ फीचर इसका है, इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार। तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जो है प्रेसिडेंसी में दे दिया गया इनको, ये बता रहे हैं, कॉमर्स हुआ, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार को। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919। ऑन अगस्त 20, 1917 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो जैसा कि अभी हमने देखा है कि गुड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया था, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको कब आया था? 1858 में आ गया था। लेकिन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो आता है वो कब आता है? 1919 में। 1919 में देख सकते हैं कि 1917 में क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स ऑब्जेक्टिव वाज ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो मीन्स उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व। अभी तक जो है वो गुड गवर्नमेंट बोली जा रही थी, जो है इंडियंस के हित के रूप में काम कर रही है, वो बोलने के लिए था। लेकिन अब जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का नाम दे दिए इन लोगों ने। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज इनेक्टेड विच केम इनटू फोर्स इन 1921। इनेक्टेड तो हुआ 1919 में, लेकिन वो फोर्स में आता है 1921 से ही। आल्सो नोन एज द मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और इसको मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। जो मॉन्टेगू थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय ऑफ इंडिया थे। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि 1919 जो था उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे। तो उसमें हमको याद करना होगा कि जो मॉन्टेगू थे, मॉन्टेगू वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मॉन्टेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और ये वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो इसको भी थोड़ा सा याद करना है। इसके कुछ फीचर्स हैं। अब 1919 के फीचर्स को भी देख लेते हैं। इसके फीचर्स में आते हैं, पहला फीचर है इट रिलैक्स्ड द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो जैसा कि अभी हम देखते हैं कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे अभी है जो शेड्यूल 7 है। तो शेड्यूल 7 में प्रोविजन है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें सेंटर प्लस स्टेट दोनों जो है ला बना सकते हैं। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट जैसे पुलिस हो गया, ड्रिंक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब पे क्या है स्टेट का जो है हक होता है। इसको स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट भी होता है, जिसमें सेंटर का जो है अधिकार होता है। इसको जो है डिवाइड किया जाता है। तो इसका प्रोविजन यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो डिवाइडेशन हुआ वो 1919 में कॉन्सेप्ट आ गया था, 1919 में सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। तो जो अभी का हम डिवाइडेशन देखते हैं वो 1919 में इनेक्ट किया गया था, जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट का था, ज्वाइंट का नहीं है कोई, जो है कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में कहीं कोई प्रोविजन नहीं दिया इसमें। The central and provincial legislatures were authorized to make laws on their respective list of subjects। मीन्स जो उनके जैसे कि जो सेंटर है उनके लिस्ट में जो आएगा उनके लिए वो लॉ बनाएंगे, तथा जो स्टेट है उनके लिस्ट में जो आएगा उनके लिए वो लॉ बनाएंगे। ये इनके बारे में ये बता रहे हैं। However, the structure of government continue to be centralized and unitary। तो इसका मतलब ये है कि जो किसी भी जैसे कि सेंट्रल या फिर प्रोविंसेस में मेंशन नहीं है उनके लिए, लेकिन वो सेंट्रल ही प्रिवेल कर देते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं इसका सेकंड फीचर है। सेकंड फीचर में ये बता रहा है कि प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं
उनको जो है फर्दर डिवाइड किया गया दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें ट्रांसफर थे और रिजर्व थे। तो इसमें एक ट्रांसफर हो गया और एक रिजर्व, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। और ट्रांसफर सब्जेक्ट वेयर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें कह रहे हैं कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व में डिवाइड किया गया। लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं वो ऑन द एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके एडवाइस पर ये जो है सब्जेक्ट को जो है हैंडल करते थे। लेकिन जो रिजर्व थे वो जो है डिपेंड करता था, रिजर्व सब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड वेयर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो जो है लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं उनको गवर्नर के हैंड में होता था कि वो विदाउट जो है कंसर्न ऑफ गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था उसके विदाउट कंसर्न पर भी जो है ये काम जो है कर सकते थे। दिस ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायरकी, ए टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो इसी को जो है रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो डिवाइडेशन किया गया इसी को डायरकी बोला गया। डायरकी फर्स्ट टाइम जो है टर्म यूज किया जाता है डायरकी, जो एक ग्रीक वर्ड है। डायरकी जो है वह ग्रीक वर्ड है विच मीन्स डबल रूल, जिसका मतलब है डबल रूल। डबल रूल मतलब जैसे कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हो गया और ये रिजर्व सब्जेक्ट हो गया, यह डबल रूल हो गया, इसी को बोला गया डायरकी। लेकिन जो है दिस एक्सपेरिमेंट वाज अनसक्सेसफुल, लेकिन यह जो है एक्सपेरिमेंट था वह अनसक्सेसफुल हो गया। थर्ड फीचर इसका देखते हैं, इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। जो 1919 है इसमें जो फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है और डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इन द कंट्री। Thus the Indian Legislative Council was replaced by a bicameral legislature। तो जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाता है और एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है फॉर्म किया जाता है, जिसमें अपर हाउस होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली एक होता है और एक होता है अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज वेर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, जो कि इसमें जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स थे वो चूज किए जाते थे किस डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। तो अभी तक हमने कहीं पे कॉन्सेप्ट जो है डायरेक्ट इलेक्शन का देखा नहीं, तो यहाँ पे देखते हैं कि 1919 में डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन आ गया। और ये फोर्थ फीचर जो है इसको देखते हैं। फोर्थ फीचर में कह रहे हैं इट रिक्वायर्ड दैट द 3 of the 6 members of the वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 है उसमें जो 3 मेंबर होंगे अदर दैन द कमांडर इन चीफ, जो कमांडर इन चीफ को छोड़ कर होंगे वो क्या होंगे, ये इंडियन होंगे। तो इसमें देख सकते हैं कितनी बड़ी बात बोली गई है कि इट रिक्वायर्ड दैट जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स होंगे, जो 6 मेंबर होंगे उसमें से जो 3 होंगे वो इंडियन होंगे कमांडर इन चीफ को छोड़कर। और फिफ्थ फीचर था इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर 6 इंडियंस, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। तो इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए अभी हमने बताया था क्या 1909 में दिया जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट, किसको, मुस्लिम को दिया जाता है, मुस्लिम को। लेकिन यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है 1919 में इंक्रीज कर दिया जाता है। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है सिख को भी दे दिया जाता है, क्रिश्चियन को दे दिया जाता है और एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस को भी दे दिया जाता है। ठीक, उसके बाद सिक्स्थ फीचर इसका जो है सेपरेट इलेक्टोरेट, अभी हमने ऊपर बताया भी है कि उसमें जो है अगर मुस्लिम कंटेस्ट कर रहे हैं तो मुस्लिम वोट देंगे और अगर सिख कंटेस्ट कर रहे हैं तो सिख वोट देंगे, और अगर एंग्लो इंडियंस कर रहे हैं तो एंग्लो इंडियंस, इन सबके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। और सिक्स प्रोविजन इसका था इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू ए लिमिट नंबर, मीन्स जो वो
इलेक्शन का प्रोविजन लाया गया, डायरेक्ट इलेक्शन, उसमें जो फ्रेंचाइज जो है, मीन्स फ्रेंचाइज मीन्स क्या हुआ, जो वोट देंगे उसमें लिमिटेड नंबर्स हैं। लिमिटेड नंबर्स मीन्स जिनको वो बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन, मीन्स वो चूज करते थे ब्रिटिशर्स की कौन वोट देगा, इसके बारे में ये प्रोविजन लाया गया। उसके बाद 7वां फीचर कहता है इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर द इंडियन इन लंदन एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसमें क्या प्रोविजन हुआ कि एक ऑफिस बनाया गया, क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जो इंडिया में काम कर रहा है, उसके लिए जो है ब्रिटेन में एक ऑफिस बनाया गया हाई कमिश्नर फॉर इंडियन इन लंदन, जिसमें जो है ट्रांसफर किया गया सम फंक्शंस को, जो सेक्रेटरी जो है यहाँ पर हैंडल कर रहे थे उनको कुछ जो है इनको ट्रांसफर कर दिया गया, जो एक ऑफिस बनाया गया। उसके बाद 8 फीचर इसका कहता है इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पीएससी जो अभी हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि हम देखते हैं एसपीएससी मीन्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका कॉन्सेप्ट भी इसी में ही लाया गया 1919 में ही। और उसके बाद सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेटअप इन 1926। तो जिसमें अभी हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि यूपीएससी बोला जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी को पहले बोला जाता था सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है 1926 में लाया गया। लेकिन जो यूपीएससी जो है, जिसको नाम बदल दिया गया, सीपीएससी का यूपीएससी कर दिया गया, उसके जो फादर, कभी कभी पूछा जाता है, मान लीजिए कोई पूछ लिया कि हु इज फादर ऑफ यूपीएससी, तो आपको पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल यही जो है नाम देते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो नाम देते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल देते हैं। इसीलिए जो है फादर ऑफ आईएएस जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं एक आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को देखते हैं। साइमन कमीशन जो है, इसको हम डायरेक्ट बता देते हैं, इन नवंबर 1927 itself 2 years बिफोर द शेड्यूल। तो जो 1919 का जो एक्ट लाया गया रहता है, उसमें एक प्रोविजन लाया गया रहता है कि हर 10 साल पर ये एक्ट जो है वो रिव्यू किया जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या होता कि 1929 में इसको आना था, जो साइमन कमीशन था, ठीक, रिव्यू के लिए एक्ट का। लेकिन इसको लाया गया कब? 1927 में यह फॉर्म हो गया, 1927 में फॉर्म हो गया। इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि 2 years बिफोर द शेड्यूल, जो शेड्यूल था उसके 2 साल पहले ही आ गया, फॉर्म कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ए 7 मेंबर अथॉरिटी, और इसमें जो है 7 मेंबर बॉडी बनाया गया, जिसमें टोटल जो है वो व्हाइट पीपुल थे। व्हाइट पीपुल मीन्स ब्रिटिशर्स थे, जिसकी वजह से जो है चेयरमैन ऑफ सर जॉन साइमन थे इसके चेयरमैन, इसीलिए साइमन कमीशन बोला गया। ऑन द कंडीशन ऑफ इंडियन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वेयर ब्रिटिशर्स, सभी मेंबर्स जो हमने बताया कि 7 के 7 ब्रिटिशर्स थे, इसीलिए जो है इसको जो है इंडियंस जो है बॉयकॉटेड कमीशन। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930 एंड रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डायरकी। इसमें कॉन्सेप्ट था एबोलिशन ऑफ डायरकी का, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसको एक्सटेंशन के लिए इन द प्रोविंसेस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें ये भी कॉन्सेप्ट था। उसके बाद प्रिंसली स्टेट का भी था। उसके बाद कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट, और जो कम्युनल इलेक्ट्रेट था उसको कंटिन्यू किया गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि कम्युनल इलेक्ट्रेट मतलब हमने जो बताया क्या कि 1909 में क्या हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया मुस्लिम को। उसके बाद जो है 1919 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया, सिख को भी दे दिया गया, यूरोपियन को भी दे दिया गया, उसके बाद क्रिश्चियन को भी दे दिया गया। तो इसको ये कंटिन्यू कर दिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसको एबोलिश नहीं किए, डायरकी को एबोलिश कर दिए, और जो से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसको और एक्सटेंड कर दिए। तो जिससे जो इंडियंस थे वो और गुस्से हो गए। टू कंसीडर द प्रपोजल ऑफ कमीशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेंट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
जिसको जो है कंसीडर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्री टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 होता है, 1930, 1931 और 1932। तो इसमें पता होगा कि इसमें इसको भी इंडियंस नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, इसको भी नहीं करते हैं, लेकिन 1931 वाला जो है उसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं INC, जिसमें महात्मा गांधी जी जाते हैं। तो इसके बारे में भी अभी हम डीप से बताएंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है, नेक्स्ट वीडियो में लेकिन यह पड़ेगा, क्योंकि अभी इसमें जो है समय ज़्यादा हो गया है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्कशंस, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स was prepared and submitted for the consideration of a joint select committee of the British Parliament. Recommendation of this committee were incorporated with certain changes in next Government of India Act 1935. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द फीचर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो साइमन कमीशन का जो देख सकते हैं, बेसिकली इसको जो है बॉयकॉट किया गया, पूरे इंडियन ने इसको बॉयकॉट किया। इसमें मेंस का एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्यों जो है इंडियंस इसको बॉयकॉट किए। तो सबसे पहला जो रीजन था, इसमें 7 मेंबर बॉडी थी, सभी के सभी व्हाइट पीपल थे, मीन्स ब्रिटिशर्स थे। उसके बाद जो सेकेंड रीजन था इसका, वो 2 साल पहले आ गया था। उसके बाद थर्ड रीजन इसमें लिख सकते हैं कि डायरकी को तो एबॉलिश किया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था इसको इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, जिससे जो है इंडियंस और जो ज्यादा जो है एंग्री हो गए। इसमें कुछ पॉइंट्स जो है नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है आपका कम्युनल अवार्ड, जो कि लास्ट है इस टॉपिक का, कम्युनल अवार्ड। तो चलिए समझते हैं कम्युनल अवार्ड क्या था। तो कम्युनल अवार्ड को अच्छे से समझेंगे। इन अगस्त 1932 राम सहाय मैकडोनाल्ड, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे राम सहाय मैकडोनाल्ड, वो क्या करते हैं कि अनाउंस्ड ए स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें एक जो है स्कीम वो माइनॉरिटीज के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक, विच केम टू बी नोन एज द कम्युनल अवार्ड। माइनॉरिटीज के लिए जो स्कीम जो है अनाउंस करते हैं उसी को कम्युनल अवार्ड बोला गया। The award not only continued separate electorate for Muslims, Sikh, Indians, Christian, Anglo-Indians and Europeans, but also extended it to the depressed classes. मीन्स हम बताते हैं इसमें क्या कर रहा है। जैसे कि हमने देखा कि 1909 में क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया मुस्लिम को, समझिएगा इसको। उसके बाद 1919 में क्या हुआ, इसको और एक्सटेंड किया गया, सिख को भी दे दिया गया। सिख यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, सिख हुआ। उसके बाद इंडियन क्रिश्चियन जो थे उनको भी दे दिया गया, इंडियन क्रिश्चियन को भी दे दिया गया। उसके बाद एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि यूरोपियंस जो थे उनको भी दे दिया गया। लेकिन जो 1932 में क्या हुआ कि जो डिप्रेस्ड क्लास थे, डिप्रेस्ड क्लास मीन्स शेड्यूल कास्ट मीन्स SC ST, उनको भी जो है यहाँ पर ये बोलने की जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, इसी को जो है कम्युनल अवार्ड बोला गया। लेकिन जो है ये गांधी जी वाज डिस्ट्रेड ओवर दिस एक्सटेंशन, गांधी जी जो है इसके लिए हंगर स्ट्राइक करते हैं यरवदा जेल में कि डिप्रेस्ड क्लास को जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाना चाहिए। तो जब कम्युनल अवार्ड लाया जाता है, कम्युनल अवार्ड मतलब डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का, तब गांधी जी जो है फर्स्ट अनटू द डेथ इन यरवदा जेल में जो है यरवदा जेल में वो फास्ट करते हैं अनटू डेथ का। तो जिसके बाद जो है वो कांग्रेस लीडर जो कि थे भीमराव अंबेडकर और जो गांधी जी हैं उनके बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसको बोला जाता है पूना पैक्ट, इसको ध्यान रखिएगा, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। रिटेन्ड द हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंड गिव रिजर्व्ड सीट्स टू द लिबरेटेड क्लास। तो जिसमें से वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के को हटाकर
जो है क्या लाया जाता है, रिजर्व सीट का कॉन्सेप्ट लाया जाता है, रिजर्व सीट का कॉन्सेप्ट लाया जाता है, जिसपे एग्रीमेंट साइन हो जाता है, उसी को पूना पैक्ट या फिर पूना एग्रीमेंट बोला जाता है। तो ये था आज का वीडियो। और अगर आपने जो है पहला वीडियो जो कि हमने पढ़ाया था कंपनी रूल को नहीं पढ़ा है तो वो पहले वीडियो में, जो ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के पहले वीडियो में आपको कंपनी रूल मिल जाएगा। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर हमने बनाया है, इसको क्राउन रूल बताया है, क्राउन रूल, तो इसको आप क्राउन रूल यही है, इसको देख लिए। उसके बाद ऐसे ही करके हम पूरा लक्ष्मीकांत या फिर कह सकते हैं पूरा कंप्लीट जो है पॉलिटी, कहीं वक्त का भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर इस सीरीज को आप पूरा करते हैं। तो धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो अभी आपका अपलोड होगा, उसको भी देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।